सभी विद्यार्थियों का पुनः हिंदी व्याकरण की इस कक्षा में स्वागत है। आज का अपना हिंदी व्याकरण का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम पढ़ेंगे वाक्य की संरचना क्या है, वाक्य में किस किस प्रकार की अशुद्धि होती है और परीक्षा में वाक्य शुद्धि के किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप मेरे साथ इस कक्षा को पढ़िए और अपना मूल्यांकन कीजिए। हम बहुत जल्दी इस कक्षा के बाद 50 महत्वपूर्ण जो है उदाहरण लेके आएंगे और उसको सॉल्व करना सीखेंगे। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। वाक्य शुद्धि से पहले देखते हैं वाक्य की संरचना। वाक्य किन किन से मिलकर के बनता है ये देखते हैं। सबसे पहले ध्वनि, वर्ण या अक्षर, फिर शब्द, फिर पद, फिर वाक्यांश और फिर वाक्य। ये कुछ भाग हैं, इनको हम समझेंगे। ध्वनि क्या है? मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि। वर्ण या अक्षर लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी ध्वनि जो है मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जबकि वर्ण अक्षर लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है। शब्द वर्णों का सार्थक समूह है। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता? शब्द। वर्ण जो है सार्थक होने चाहिए, उसका कोई न कोई अर्थ होना चाहिए। फिर देखिए पद। ये जो शब्द है ये स्वतंत्र हो तो शब्द कहलाता है, लेकिन पद कब कहलाएगा? जब स्वतंत्र शब्द का वाक्य में प्रयोग किया जाए। जब स्वतंत्र शब्द का वाक्य में प्रयोग किया जाएगा तो क्या कहलाएगा? पद। वाक्य में प्रयोग हो जाएगा तो पद कहलाएगा, और वाक्य में प्रयोग नहीं रहेगा तब तक शब्द रहेगा। जैसे देखिए ये जल है। जल जब स्वतंत्र है तो क्या है? शब्द है। अगर जल को हम केवल लिख रहे हैं तो शब्द है। और जैसे इसको मैंने वाक्य में प्रयोग किया, जल ही जीवन है, तो ये जल जो है अब शब्द नहीं रहा, अब ये क्या हो गया? पद हो गया। अब क्या हो गया? पद हो गया। इसी प्रकार वाक्यांश देखिए। वाक्य का अंश क्या कहलाएगा? वाक्यांश। जो वाक्य का अंश है वो वाक्यांश कहलाएगा। इसका जो है कोई पूर्ण अर्थ नहीं होता है, जो वाक्य में प्रयोग होगा तो ही पूर्ण अर्थ होगा। फिर देखिए वाक्य, वाक्य किसे कहेंगे? शब्द। पूर्ण वाक्य जो होगा वो क्या होगा? शब्दों का सार्थक व व्यवस्थित समूह है। यानी शब्दों का सार्थक और व्यवस्थित समूह होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। सार्थक का क्या मतलब हो गया? अर्थ। अर्थ जो है निकले उसका, वो सार्थक कहलाएगा। और व्यवस्थित का क्या मतलब है? हिंदी में हम देखते हैं जो वाक्य बनता है
वो बनता है, किससे बनता है वाक्य? कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, इन तीनों से जो है वाक्य की जो संरचना बनती है। इसलिए अगर ये इसी रूप में आएंगे तो ये व्यवस्थित कहलाएगा, अगर इस रूप में नहीं आएंगे तो ये अव्यवस्थित कहलाएगा। इस प्रकार ध्वनि, वर्ण, अक्षर, शब्द, पद, वाक्यांश, वाक्य अशुद्धियों के प्रकार कौन कौन से वो देख लेते हैं। अशुद्धियों के प्रकार, कितने प्रकार की अशुद्धियां हम करते हैं? पहली, संज्ञा संबंधी। पहली जो अशुद्धि है वो है अपनी संज्ञा संबंधी। संज्ञा संबंधी जो अशुद्धि है ये दो प्रकार की है। पहली, अनावश्यक संज्ञा शब्द का प्रयोग, यानी अनावश्यक संज्ञा पद होगा, और दूसरी अशुद्धि होगी वो कहलाएगी, जो अनावश्यक संज्ञा पद है वो क्या है? अर्थ एक निकलेगा लेकिन शब्द कितने होंगे? दो। तो अपने को दो शब्द नहीं रखना है, एक ही शब्द रखना। दूसरी विशेषता है अनुपयुक्त संज्ञा पद। अनुपयुक्त संज्ञा पद यानी उपयुक्त नहीं होगा, अनुपयुक्त होगा। अनुपयुक्त का मतलब होगा जो उपयुक्त नहीं है, यानी प्रयोग कोई अन्य संज्ञा पद होना चाहिए, हम जो है कोई अन्य संज्ञा पद का प्रयोग करेंगे। दूसरी देखिए, सर्वनाम संबंधी। दूसरी अशुद्धि क्या है? सर्वनाम संबंधी, यानी संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। इससे संबंधित कोई अशुद्धि होगी तो वो कहलाएगी सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। सर्वनाम की अशुद्धि नहीं करनी है, ध्यान रखना है कि सर्वनाम की अशुद्धि किस प्रकार होगी, ये हम देखेंगे। मैं, तू, आप, ये, वह, ये सर्वनाम है। तीसरा देखिए, विशेषण संबंधी अशुद्धि। जो तीसरी अशुद्धि है वो है विशेषण संबंधी अशुद्धि। विशेषण किसे कहेंगे? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है विशेषण कहलाता है। चौथा देखिए, क्रिया संबंधी अशुद्धि। क्रिया संबंधी अशुद्धि को हम तीन भागों में बांटेंगे। पहला वही अनावश्यक क्रियापद, यानी अर्थ एक देने वाले दो शब्द होंगे। इस प्रकार अनावश्यक क्रियापद होगा वो, उसमें से अपने को एक ही क्रियापद लेना है, एक से ज़्यादा अर्थ देने वाले क्रियापद को छोड़ देना है। दूसरा देखिए, कार्य अलग अलग हैं पर क्रिया एक ही है, यानी कार्य अलग अलग है, क्रिया एक ही है। कार्य अलग अलग है तो क्रिया भी अलग अलग होनी चाहिए। तीसरा है अनुपयुक्त क्रियापद। अनुपयुक्त क्रियापद ये हमने पहले देख लिया है, जो उपयुक्त नहीं है वो क्या है? अनुपयुक्त, यानी उपयुक्त क्रियापद का हमें यहाँ प्रयोग करना है। पांचवी देखिए, कारक संबंधी अशुद्धि। पांचवी अशुद्धि कौन सी है? कारक संबंधी अशुद्धि है। कारक कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए पदान से अलग होने संबंध का की अधिकरण में पर हे और संबोधन हे ओ अरे। छठी देखिए, लिंग संबंधी अशुद्धि। छठी अशुद्धि कौन सी है? लिंग संबंधी। हिंदी में दो लिंग है, पुरलिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी में दो लिंग माने पुरलिंग और स्त्रीलिंग। अगर हमें लिंग का पता नहीं चलेगा तो हम अशुद्धि करेंगे, इसलिए जैसा लिंग होगा वैसी क्रिया लगानी। सातवां देखिए, वचन संबंधी अशुद्धि। ये भी दो है हिंदी में, एक वचन बहुवचन। अगर एक वचन आया करता तो क्रिया भी एक वचन होगी, और बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होगी।
तो वचन से हम क्रिया को जो है लगाएंगे, जैसा वचन होगा वैसी क्रिया लगाएंगे। फिर देखिए 8वीं अशुद्धि का प्रकार है वर्तनी की अशुद्धि। यानी वर्तनी की जो अशुद्धि होगी या शब्द की जो अशुद्धि होगी, ये शब्द शुद्धि में हमने पढ़ लिया था कि अगर अशुद्ध शब्द का प्रयोग करेंगे तो वो वाक्य भी वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए अपने को शुद्ध शब्दों का प्रयोग आना चाहिए। इसके लिए आप पिछली क्लास देखिए, 9वां देखिए, क्रम भंग संबंधी अशुद्धि। क्रम भंग संबंधी अशुद्धि यानी वाक्य में कहीं ना कहीं क्रम भंग हो रखा होगा, जिससे अर्थ का अनर्थ निकल रहा होगा। ऐसे क्रम भंग को अपने को पकड़ना। 10वीं देखिए, मुहावरे संबंधी अशुद्धि। यानी मुहावरों का प्रयोग सही होना चाहिए। मुहावरे में जो मुहावरा है वो यूँ का यूँ ही काम में आए, बीच में अगर उसमें से शब्दों में हेरफेर कर रखा तो मुहावरे संबंधी अशुद्धि कहलाएगी। 11वां है संयोजक संबंधी अशुद्धि। संयोजक संबंधी अशुद्धि यानी जो जोड़ने वाला शब्द है वो संयोजक है। जैसे जैसा, जैसा के साथ आना चाहिए वैसा, जैसा के साथ क्या आना चाहिए वैसा। फिर जिसका या जितना, इसके साथ आना चाहिए उतना। फिर है जब, इसके साथ आना चाहिए तब। और फिर यदि, इसके साथ आना चाहिए तो। ये संयोजक हैं, इनके साथ ये आए तो जो है अपना वाक्य सही रहेगा। अगर ये नहीं आएंगे तो गलत हो जाएगा। कारक संबंधी, लिंग संबंधी, वचन संबंधी, वर्तनी अशुद्धि संबंधी, क्रम भंग संबंधी, मुहावरे संबंधी और संयोजक संबंधी, ये जो है हमने पढ़ा है। अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं इन्हीं पर आधारित। आपके सामने 3 उदाहरण नज़र आ रहे हैं। मैं सायंकाल के समय घूमने जाता हूँ। विंध्याचल पर्वत बहुत प्राचीन है और सप्रमाण सहित उत्तर कीजिए। तो अब यहाँ सायंकाल में देखिए काल और समय ये दोनों एक ही जो है अर्थ को बता रहे हैं, इसलिए दोनों में से एक अनावश्यक है। उस अनावश्यक शब्द को निकाल देंगे तो क्या लिखेंगे, मैं सायंकाल घूमने जाता हूँ। के समय जो है, ये के समय जो है ये नहीं लिखेंगे, ये अशुद्ध है। तो अपना शुद्ध वाक्य होगा मैं सायंकाल घूमने जाता हूँ। ये शुद्ध वाक्य होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए काल का और समय का दोनों का अर्थ एक ही है, तो अपन के समय को काम में नहीं लेंगे, काल को हम यहाँ लिख देंगे तो अपना वाक्य शुद्ध हो जाएगा। ठीक है। दूसरा वाक्य देखिए, विंध्याचल पर्वत बहुत प्राचीन है। अब यहाँ विंध्याचल की संधि विच्छेद करेंगे तो विंध्यधन अचल, विंध्यधन अचल, इसकी संधि विच्छेद होगी। अचल का मतलब भी पर्वत और पर्वत का मतलब भी पर्वत। तो एक अर्थ को यहाँ 2 शब्द बता रहे हैं, पर्वत और अचल। तो अपने को जो है एक ही शब्द लेना है। तो इसके 2 तरह से हम इसको शुद्ध कर सकते हैं। पहला देखिए, विंध्याचल बहुत प्राचीन है। विंध्याचल बहुत प्राचीन है, पर्वत को हटा दिया हमने। और दूसरी तरह से भी इसको शुद्ध कर सकते हैं कि विंध्य पर्वत बहुत प्राचीन है। यहाँ हमने अचल को हटा दिया, विंध्य पर्वत बहुत प्राचीन है, अचल को हमने यहाँ से हटा दिया, तो ये भी शुद्ध हो जाएगा। दोनों में से आप किसी भी तरह से वाक्य को शुद्ध कर सकते हैं जब अपने को जानकारी होगी कि यहाँ जो है अनावश्यक जो है संज्ञा पद काम लिया। तीसरा देखिए, सप्रमाण सहित स्पष्ट कीजिए। तो स का मतलब सहित और सहित का मतलब भी सहित, तो 2 बार ये एक ही अर्थ को बताने वाला आ रहा है। तो हम लिखेंगे प्रमाण सहित स्पष्ट कीजिए, प्रमाण सहित स्पष्ट कीजिए, या फिर लिखेंगे सप्रमाण स्पष्ट कीजिए, सप्रमाण स्पष्ट कीजिए। दोनों ही शुद्ध है, हम इसको किसी भी तरीके से प्रयोग में ले सकते हैं, दोनों ही वाक्य अपने सही हैं।
एक में हमने सप्रमाण लिया और एक में केवल प्रमाण सहित। दोनों का एक साथ प्रयोग नहीं करना, अगर दोनों का एक साथ प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा। अपनी स्क्रीन पर देखिए, फिर 3 उदाहरण है। तलवार एक उपयोगी अस्त्र है, उन्नति के मार्ग में संकट भी आते ही हैं, और कंस की हत्या कृष्ण ने की थी। ये अपने पास जो है उदाहरण है। पहला उदाहरण में देखिए, ये जो अस्त्र है, ये अस्त्र अनुपयुक्त है, अनुपयुक्त संज्ञा पद है, यानी तलवार के साथ अस्त्र नहीं आना चाहिए, तलवार के साथ आना चाहिए शस्त्र। शस्त्र का मतलब हाथ में रख कर प्रयोग में लिया जाने वाला हथियार। हाथ में रखकर प्रयोग में लिया जाने वाला हथियार क्या कहलाएगा? शस्त्र। और अस्त्र किसे कहेंगे? ये तो शस्त्र है। अस्त्र जो है वो फेंक कर मारा जाने वाला हथियार होगा, वो अस्त्र कहलाएगा। क्योंकि तलवार को हम हाथ में पकड़े रखकर युद्ध करते हैं, इसलिए तलवार जो क्या है? शस्त्र है। दूसरा देखिए, उन्नति के मार्ग में संकट भी आते ही हैं, तो यहाँ जो संकट शब्द है वो अनुपयुक्त है, क्योंकि संकट की जगह यहाँ क्या आना चाहिए? संकट शब्द गलत है। संकट की जगह यहाँ पर हमें लिखना चाहिए बाधाएं। क्या लिखना चाहिए? बाधाएं। ये बाधाएं अगर हम लिखेंगे तो अपना वाक्य शुद्ध हो जाएगा। तो उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती ही है। संकट क्या है? संकट जो है ये प्राकृतिक है, और बाधाएं कोई ना कोई उन्नति के मार्ग में डाल देता है। आगे बढ़ना किसी को पसंद नहीं आता, तो वो क्या? बाधाएं, विघ्न और रुकावटें वो डालता रहता है। तो यहाँ पर इसलिए बाधाएं जो शब्द है वो ज़्यादा सही है, रुकावटें डालने का काम मनुष्य करता है। इस प्रकार ये अपना सही। तीसरा वाक्य देखिए, कंस की हत्या कृष्ण ने की थी। तो यहाँ जो हत्या शब्द है ये जो है ये आपका अनुपयुक्त संज्ञा शब्द है, क्योंकि दुराचारी को मारा है तो वो हत्या नहीं कहलाएगी, वो वध कहलाएगा। हत्या जो होती है, किसी सामान्य मनुष्य को अगर मारते हैं तो वो हत्या कहलाती है, लेकिन यदि किसी दुराचारी को मारते हैं तो वो क्या कहलाता है? वध कहलाता है। सामान्यतः किसी को मारना क्या कहलाएगी? हत्या कहलाएगी। और वध किसी दुराचारी का या अनाचारी का जो है वो किया जाएगा, वो वध किया जाएगा। अनाचारी का या दुराचारी का वध कहलाएगा। तो यहाँ कंस दुराचारी था, इसलिए कृष्ण ने उसका वध किया। समाज को यदि लाभ हो रहा है तो वो वध है, और कंस से जो है समाज में शांति बनी थी, इसलिए वो वध कहलाएगा। कंस का वध हुआ था, न कि हत्या। आगे के 3 उदाहरण आपकी स्क्रीन पे हैं। वह उसका चश्मा भूल गया, कहिए मेरे से क्या काम है और मैं तेरे को बता दूंगा। ये जो 3 उदाहरण है, ये 3 उदाहरण आपके दिखाई दे रहे हैं। अब इन 3 उदाहरण में देखिए, आपका जो वह है उसका चश्मा भूल गया, तो उसका की जगह क्या आएगा? अपना। उसका की जगह क्या आएगा? अपना चश्मा भूल गया। ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो है मुझसे क्या काम है, कहिए मुझसे क्या काम है, तो मेरे से शब्द गलत है। ये देखिए, मुझसे ये भी अलग अलग नहीं लिखा जाएगा, और उसको ये भी अलग अलग नहीं लिखा जाएगा, और ये जो है प्रयोग ये अशुद्ध है। मुझसे एक साथ आना चाहिए और उसको भी एक साथ आना चाहिए। जैसे मुझ से, ये मुझसे एक साथ आएगा, और उसको, ये उसको भी एक साथ आएगा। अगर इनको अलग लिखते हैं तो ये गलत होगा, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो मुझसे क्या काम है, ये सही वाक्य हो जाएगा। मैं तेरे को बता दूंगा, तो तेरे को नहीं आना चाहिए यहाँ आना चाहिए क्या? तुझे। यहाँ क्या आना चाहिए? तुझे। तो तुझे आएगा, तो अपना जो है सही हो जाएगा। फिर आगे देखिए, यह सबसे सुंदरतम साड़ी है। यह सबसे सुंदरतम साड़ी है। ये विशेषण का
अशुद्ध वाक्य है, विशेषण संबंधी अशुद्धि है। तो यहाँ सबसे और ये तमप प्रत्यय लग रहा है। सुंदर में कौन सा प्रत्यय लग रहा? तमप। तो तमप का मतलब भी है, तमप प्रत्यय का क्या काम है? ये तमप प्रत्यय क्या करता है? एक को सब में से श्रेष्ठ बताता है, एक को सब में से श्रेष्ठ बताता है, वो तमप प्रत्यय। तो यहाँ सबसे भी आ रहा है और तमप भी आ रहा है, दोनों का अर्थ एक ही है। इसलिए इसमें से अपने को जो है एक सही शब्द चुनना पड़ेगा। तो या तो सबसे को हटा दो या लिखेंगे यह सुंदरतम साड़ी है, यह सुंदरतम साड़ी है। या तो ऐसा लिखेंगे या फिर लिखेंगे हम यह सबसे सुंदर साड़ी है, यह सबसे सुंदर साड़ी है, ऐसा अपन जो है लिखेंगे। फिर देखिए, प्राय सभी लोग दुखी हैं, प्राय सभी लोग दुखी हैं, दूसरा उदाहरण अपना है। तो दूसरा उदाहरण जो है, यहाँ प्राय शब्द और सभी शब्द ये जो है गलत है। प्राय लोग दुखी हैं ऐसा आना चाहिए, प्राय लोग दुखी हैं। या तो इस प्रकार लिखना चाहिए या फिर इसको हम लिखेंगे सभी लोग दुखी हैं, सभी लोग दुखी हैं, इस प्रकार ये सही हो जाएगा अपना। फिर देखिए, मुझे भारी दुख हुआ, ये दुख के साथ जो है भारी शब्द नहीं आता, ये यहाँ विशेषण की गलती है। तो भारी की जगह आना चाहिए मुझे बहुत दुख हुआ। क्या शब्द आना चाहिए आपका? बहुत, मुझे बहुत दुख हुआ, ये सही शब्द हो जाएगा और इससे वाक्य भी अपना शुद्ध हो जाएगा। इस प्रकार विशेषण संबंधी का ध्यान भी अपने को रखना है, विशेषण संबंधी त्रुटि नहीं करनी है। और अगर ये त्रुटि हम पहचान पाए तो अपना वाक्य शुद्ध हो जाएगा। फिर आगे देखिए, उसके बाद अपनी है क्रिया संबंधी अशुद्धि। विशेषण के बाद कौन सी अशुद्धि है? क्रिया संबंधी अशुद्धि। यहाँ अशोभनीय वातावरण उपस्थित है, उसने मेरा गाना और घर देखा, मैं माता जी का खाना देख रहा है, ये क्रिया संबंधी अशुद्धि है। पहला वाक्य देखिए, यहाँ अशोभनीय वातावरण उपस्थित है। तो जो उपस्थित है और यहाँ वातावरण शब्द है, उपस्थित भौतिक रूप से जो है किसी वस्तु को उपस्थित किया जाता है, वातावरण तो अपने आप ही रहता ही है। इसलिए यहाँ जो उपस्थित कोई होता है वो भौतिक रूप से होता है। तो वातावरण के साथ उपस्थित शब्द जो है ये अनावश्यक है, इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसलिए अपना शुद्ध वाक्य होगा, यहाँ अशोभनीय वातावरण है। उपस्थित शब्द को हम काम में नहीं लेंगे, यहाँ अशोभनीय वातावरण है, ये अपना सही वाक्य हो जाएगा। अनावश्यक क्रियापद को जो है अपन हटा देंगे। पहला वाक्य इस प्रकार अपना शुद्ध हो जाएगा, उपस्थित को अपने को नहीं लिखना है। फिर देखिए दूसरा वाक्य, उसने मेरा गाना और घर देखा, उसने मेरा गाना और घर देखा। तो यहाँ देखिए आप कि दो कार्य हो रहे हैं, एक तो गाना और एक घर। तो जब दो काम हो रहे हैं तो अपने को क्रिया भी जो है अलग अलग लगानी है। एक देखिए गाना और घर, तो जब दो काम हो रहे हैं तो क्रिया भी दो लगेगी। तो उसने मेरा गाना, ये भी क्रिया है और यहाँ पर भी जो अलग क्रिया आएगी। तो दो क्रिया आनी चाहिए, दो काम है तो दो क्रिया आनी चाहिए। तो क्या लगाएंगे यहाँ, उसने मेरा गाना सुना, गाने के साथ क्या आना चाहिए? सुना, और घर देखा। तो अपना वाक्य शुद्ध हो जाएगा, उसने मेरा गाना सुना और घर देखा। तो ये अपना सही वाक्य हो जाएगा। तीसरा देखिए, मैं माता जी को खाना देकर आई, ये अनुपयुक्त क्रियापद का दोष है। यानी
हम जो है कोई सही शब्द, उपयुक्त शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। ये देकर जो शब्द है, ये इसकी जगह जो सही शब्द है वो है परोसा जाता है, या परोसना सही शब्द है। तो खाना के साथ परोसा शब्द आना चाहिए, देना शब्द नहीं आना चाहिए। शुद्ध वाक्य होगा मैं माताजी का खाना परोस कर आई। तो देकर की जगह हम क्या लिखेंगे? परोस कर। मैं माताजी का खाना परोस कर आई। इस प्रकार ये अपना क्रिया संबंधी जो दोष है वो दूर हो जाएगा, देकर की जगह परोस कर। आगे देखिए, अपने कारक संबंधी कुछ अशुद्धियाँ हैं। कारक कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए पदान से अलग होने संबंध का के की रारेरी अधिकरण में पर हे ओ अरे। तो यहाँ देखिए पुस्तकों को, तो यहाँ जो पुस्तकों के साथ ये प्राणीवाचक कर्म है, जो पुस्तक जो है वो अप्राणीवाचक है, और प्राणीवाचक के साथ को आता है, और अप्राणीवाचक कर्म के साथ को नहीं आता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दें कि प्राणीवाचक कर्म होगा तो को आएगा, और अप्राणीवाचक के साथ को नहीं आएगा। तो यहाँ देखिए पुस्तक जो शब्द है ये अप्राणीवाचक है, तो यहाँ पर क्या को आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, क्योंकि पुस्तक अप्राणीवाचक है तो इसके साथ हम को नहीं लगाएंगे, तो अपना जो है कारक की जो यहाँ शुद्धि है वो दूर हो जाएगी। यहाँ लिखेंगे हम मुझे बहुत पुस्तकें पढ़नी पड़ती है। मुझे बहुत पुस्तकें पढ़नी पड़ती है। पुस्तकों को यहाँ गलत हो जाएगा, को हम नहीं लगाएंगे, पुस्तकें पढ़नी पड़ती है, ये अपना सही वाक्य हो जाएगा, क्योंकि प्राणीवाचक कर्म के साथ को आता है और अप्राणीवाचक कर्म के साथ को नहीं आता है। फिर आगे देखिए, उसको तो समझ में आता नहीं। उसको तो समझ में आता नहीं, तो यहाँ जो उसको जो शब्द है इसकी जगह आना चाहिए उसे। उसे तो समझ में आता नहीं, ये अपना शुद्ध वाक्य हो जाएगा। यहाँ कारक की अशुद्धि है, उसे तो समझ में आता नहीं, कारक की अशुद्धि है। सीमा ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया, तो ये के लिए देखिए, ये सहेली प्राणीवाचक है, तो यहाँ अपन लिख देंगे को। सहेली को उपहार दिया, सहेली को उपहार दिया, ये आ जाएगा यहाँ, सहेली को उपहार दिया। इसी तरह देखिए चौथे में पंडित जी ने भक्तों के लिए कथा सुनाई, तो यहाँ पर भी क्या है आपके के लिए आ रहा है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर भी के लिए शब्द जो है गलत है। पंडित जी ने भक्तों के लिए कथा सुनाई, तो के लिए शब्द यहाँ गलत है। यहाँ पर भी के लिए के स्थान पर क्या आना चाहिए? को। पंडित जी ने भक्तों को कथा सुनाई, ये अगर हम के लिए की जगह को लगाएंगे शुद्ध हो जाएगा। राधा का और कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है। राधा का और कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है, तो यहाँ जो है हम राधा कृष्ण कर देंगे, राधा कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है। दोनों को अलग अलग नहीं लिखेंगे, एक समस्त पद लिख देंगे, समास विग्रह नहीं करेंगे। यहाँ राधा कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है। बाल्टी के अंदर पानी है, तो ये के अंदर ये गलत है, बाल्टी में पानी है, ये सही शब्द है। बाल्टी के अंदर पानी गलत, बाल्टी में पानी है, ये सही शब्द है, वाक्य ऐसे सही होगा। फिर देखिए इस वर्ष खेत पर क्या बोया गया है, तो यहाँ पर इस वर्ष खेत पर क्या बोया गया, जो पर है ये पर गलत है, क्योंकि खेत पर नहीं बोया जाता, खेत में बोया जाता है। तो इस वर्ष खेत में क्या बोया गया, या में लगा देंगे तो अपना वाक्य शुद्ध हो जाएगा। ये कारक की कुछ अशुद्धियाँ हैं, इनको अगर हम ध्यान रखेंगे तो दूर कर पाएंगे। फिर आगे देखिए, ये कारक की अशुद्धियों के बाद जो है ये आपकी अशुद्धियाँ हैं लिंग संबंधी। बेटी पराये घर का धन होता है। अगर कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग, कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग। तो बेटी यहाँ क्या है? स्त्रीलिंग है। बेटी क्या है? स्त्रीलिंग है। तो होता है क्या है? ये पुल्लिंग की क्रिया है, तो ये यहाँ गलत हो गया, नहीं होगा। अगर बेटी स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी क्या होनी चाहिए? स्त्रीलिंग में होनी चाहिए। तो इसलिए बेटी पराये घर का धन होती है, होता है की जगह क्या लिखेंगे? होती है, तो अपना वाक्य शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। कुछ और देखिए, एक व्याकरण जो शब्द होता है, ये व्याकरण शब्द ये भी पुल्लिंग होता है, यानी मुझे व्याकरण आती है नहीं, मुझे व्याकरण आता है, ये सही शुद्ध वाक्य होगा। इसी प्रकार देखिए, व्याकरण पुल्लिंग है तो ससुराल जो शब्द है, ससुराल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ससुराल ये जो शब्द है ये स्त्रीलिंग है, यानी मैं कहूँगा मेरी ससुराल जयपुर में, मेरा ससुराल नहीं कहूँगा, मेरी ससुराल कहूँगा, क्योंकि ये स्त्रीलिंग का शब्द है। ये कुछ शब्द आप ध्यान रखें। हमारी प्रदेश की जनता शांत है, हमारी प्रदेश की जनता शांत है, तो यहाँ पर जो है हमारी शब्द वो गलत है, हमारे प्रदेश की जनता शांत है। क्या होगा? हमारे प्रदेश की जनता शांत है, ये सही वाक्य हो जाएगा। जयपुर की होटल बहुत अच्छी है, तो अब यहाँ जयपुर की होटल बहुत अच्छी, होटल जो है ये पुल्लिंग शब्द है, और होटल जो पुल्लिंग शब्द है तो यहाँ जयपुर का होटल बहुत अच्छा है, ऐसे होना चाहिए वाक्य। जयपुर का होटल बहुत अच्छा है, अगर ऐसे वाक्य होगा तो अपना वाक्य सही हो जाएगा। ये जो है लिंग संबंधी अशुद्धि है, इसको हम जो दूर कर पाएंगे। पुल्लिंग हो तो पुल्लिंग की क्रिया लगानी है, स्त्रीलिंग हो तो स्त्रीलिंग की क्रिया। उसकी आंख से आंसू बह रहा था, उसका प्राण उठ गया, और गीता के उपदेश सभी के लिए हितकर हैं। ये कुछ वचन संबंधी अशुद्धि के वाक्य हैं, इसको हम दूर करेंगे। देखिए, उसकी आंख से आंसू बह रहा था, तो आंख जो शब्द है यहाँ आंखों होना चाहिए, एक आंख से तो आंसू आते ही नहीं, दोनों आंखों से आते हैं, तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या हो जाएगा? रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आंसू का जो प्रयोग है वो हमेशा बहुवचन में होता है। आंसू का प्रयोग किस में होता है? हमेशा बहुवचन में होता है। फिर देखिए दूसरा, उसका प्राण उड़ गया, उसका प्राण उड़ गया, तो ये जो प्राण शब्द है आप देख रहे हैं इस वाक्य में, उसका प्राण, तो ये प्राण शब्द है, ये प्राण भी अपने आप में बहुवचन है, तो बहुवचन जब है तो क्रिया भी बहुवचन की आएगी, तो उसके क्या आएगा? उसके प्राण उड़ गए, उसके प्राण उड़ गए। इस प्रकार अपना वाक्य शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि प्राण को हमने बहुवचन माना। गीता के उपदेश सभी के लिए हितकर है, यहाँ ध्यान दें। देखने पे ऐसा लग रहा है कि वाक्य सही है, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि गीता के उपदेश यहाँ जो है बहुवचन की क्रिया लग रही है, क्योंकि कारक का जो के है ये बहुवचन को यहाँ इंगित कर रहा है। लेकिन गीता जो है एक ग्रंथ का नाम है, और गीता जो क्या है एक वचन नहीं है, ये के बहुवचन को बता रहा है, लेकिन गीता क्या है? ये एक वचन ही है, तो क्रिया भी एक वचन आनी चाहिए। यहाँ जो है शुद्ध वाक्य होगा अपना, गीता का उपदेश सभी के लिए हितकर है। क्या होगा? गीता का उपदेश सभी के लिए हितकर है, ये अपना शुद्ध वाक्य होगा। और इस प्रकार जो है ये हम जो है शुद्ध कर पाएंगे। फिर आगे देखिए, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान एक अच्छी कवियत्री है। ये कुछ वर्तनी की त्रुटियां हैं, शब्द अशुद्धि है, तो शब्द शुद्धि की हमने पिछली क्लास देखी थी, अगर वो हमारी सही जाएगी तो हम जो है ये गलतियां नहीं कर पाएंगे। देखिए, रचयिता संस्कृत में शब्द होता है रचय, कौन सा शब्द होता है? रचय, और इसमें लग गया ईता प्रत्यय, तो जो शब्द बनेगा वो रचयिता बनेगा, ई स्वर आएगा वो ये पे आएगा, ये गलत है, ये सही है, तो रचयिता अपना सही हो जाएगा। फिर देखिए कवियत्री, ये भी संस्कृत में कवय शब्द है और उसमें इत्री प्रत्यय लगा है, तो कवयित्री हो जाएगा, सही जो वाक्य होगा अपना शब्द होगा कवयित्री होगा, इससे वाक्य भी शुद्ध हो जाएगा। फिर उज्ज्वल, इसमें भी आधा जर वैल आना चाहिए, ये शब्द शुद्ध है, तो उज्ज्वल लिखेंगे तो वाक्य भी शुद्ध हो जाएगा। ये वर्तनी की त्रुटियां हैं। आगे देखिए, बीमार के लिए शुद्ध गाय का देसी घी लाभदायक होता है, बच्चे को काटकर गाजर खिलाओ, सीता के गले में एक मोतियों का हार है। ये जो है अपने क्रम भंग संबंधी अशुद्धियां हैं। आपको पढ़ने पे ऐसा लग रहा है कि सही है, लेकिन सही नहीं है। शुद्ध गाय नहीं होती है, शुद्ध देसी घी होता है। शुद्ध गाय होती क्या? नहीं होती है, शुद्ध देसी घी होता है। तो अपना वाक्य बनेगा, बीमार के लिए गाय का शुद्ध देसी घी लाभदायक होता है। तो शुद्ध शब्द जो है देसी घी के पहले आएगा, ये क्रम भंग करने के कारण गलती हो गई। फिर आगे देखिए, बच्चे को काटकर गाजर खिलाओ,
अब यहाँ देखिए, एक बार इसको पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये शुद्ध है, लेकिन ये शुद्ध नहीं है। कि अर्थ का कितना बड़ा भयानक अनर्थ हो रहा है यहाँ, ये अपने को पता चलेगा। जैसे देखिए, बच्चे को काट कर गाजर खिलाओ। अब देखिए, तो काटना किसे क्या, बच्चे को काटना, गाजर को काटना है। अब बच्चे को काट कर गाजर खिलाओ तो यह शुद्ध हो गया। यहाँ अपना शुद्ध होगा, क्या शुद्ध होगा, बच्चे को गाजर काट कर खिलाओ। बच्चे को गाजर काट कर खिलाओ तो अपना वाक्य शुद्ध हो जाएगा। बच्चे को गाजर काट कर खिलाओ, ये अपना वाक्य शुद्ध हो जाएगा, बाकी तो अशुद्ध रहेगा। गाजर शब्द पहले ले लो, बच्चे को गाजर काट कर खिलाओ, ये अपना शुद्ध वाक्य। सीता के गले में एक मोतियों का हार है। सीता के गले में एक मोतियों का हार है। तो यहां देखिए, एक मोतियों का, तो एक मोती का कोई हार बनता है क्या, और एक के साथ अगर बहुवचन भी लगा गलत है, तो इसका शुद्ध होगा मोतियों का एक हार है। सीता के गले में मोतियों का एक हार है, ये शुद्ध वाक्य होगा। और ये क्रम भंग, इसको हम इस तरह से सही करेंगे। फिर आगे देखिए, ये कुछ मुहावरे की अशुद्धियाँ हैं। पानी पीकर नाम पूछना निरर्थक है। सही मुहावरा क्या है, पानी पीकर जात पूछना निरर्थक है। तो यहाँ नाम नहीं आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए क्या, जात। पानी पीकर नाम पूछना निरर्थक है, यहाँ मुहावरा है, और मुहावरा नाम शब्द नहीं आता, मुहावरे में आता है जात शब्द। तो पानी पीकर जात पूछना निरर्थक है, ये सही शुद्ध वाक्य होगा। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। तो अब यहाँ जो ये मुहावरा है, प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है, ये मुहावरा होना चाहिए। तो नोक यहाँ शब्द जो है वो गलत है। देखिए, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, तो ये नोक शब्द गलत हो गया। यहाँ आना चाहिए आपके, नोक पे नहीं चला जाता, धार पे चला जाता। सही शब्द है धार। मुहावरे में भी धार शब्द है, तो यहाँ पर भी धार होना चाहिए। तेरी बातें सुनते सुनते मेरे कान भर गए। तो अब ये जो मुहावरा है, कान भर गए नहीं, कान पक गए। तो भरना की जगह क्या आना चाहिए, पक गए। तो यहाँ भर शब्द गलत है, इसकी जगह लिखिए आप पक। तेरी बातें सुनते सुनते मेरे कान पक गए, ये अपना जो है शुद्ध वाक्य हो गया। और ये जो अशुद्धियाँ हैं, ये अशुद्धियाँ हैं आपकी मुहावरे संबंधी अशुद्धियाँ। मुहावरों का अगर सही प्रयोग नहीं आता तो गलत हो जाए। आगे देखिए, जैसा मोहन ने लिखा वैसा तुम भी लिखो। जब राम ने लंका में प्रवेश किया, तो ये देखिए कुछ जैसा के साथ आता वैसा। जैसा के साथ क्या था, वैसा, ये पहले ही पढ़ लिया। जितना के साथ आता उतना। जितना के साथ क्या आता, उतना। और जब के साथ आता तब, और यदि के साथ आता तो। ये कुछ जो है संयोजक शब्द हैं, इनके साथ यही प्रयोग में होने चाहिए। तो यहाँ जैसा आ रहा गलत है, यहाँ आना चाहिए वैसा। जैसा मोहन ने लिखा वैसा तुम भी लिखो, ये अगर लिख देंगे सही हो जाएगा। यहाँ तो की जगह आना चाहिए तब, क्योंकि जब के साथ क्या आएगा, तब। और नीचे वाला वाक्य यहाँ तब है, तो यदि के साथ तो आना चाहिए, तो अपना वाक्य शुद्ध हो जाएगा। यदि वह रुपया मांगता तो मैं अवश्य देता। ये कुछ संयोजक संबंधी अशुद्धियाँ हैं, इनको अपने को दूर करना आना चाहिए, ये दूर होनी चाहिए। ये कुछ जो अशुद्ध वाक्य थे उनको हमने जो है शुद्ध किया, और शुद्ध करना अपने को आना चाहिए। परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, और हम लापरवाही करते हैं, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि हम सही कर लेंगे, लेकिन अशुद्धियाँ इतनी बारीक होती है कि हम पहचान नहीं पाते हैं, और अपना वाक्य जो है गलत हो जाता है, अपना उत्तर गलत हो जाता है। तो आप जो है अगली क्लास में, इसकी अगली क्लास जो होगी उसमें हम और बहुत सारे वाक्य लेके आएंगे, उनको हम जो है शुद्ध करना सीखेंगे। फिलहाल जो है हम देख लेते हैं कि परीक्षा में किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं। शुद्ध वाक्य कौन सा है, पहला प्रश्न पूछा जाता है शुद्ध वाक्य कौन सा है। दो प्रकार के प्रश्न होते हैं, तो एक होगा शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, या फिर पूछा जाएगा अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा। शुद्ध वाक्य कौन सा होगा या शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो यहाँ देखिए, शुद्ध वाक्य पूछ रहा तो तीन
वाक्य अशुद्ध होंगे तो एक शुद्ध होगा, और अशुद्ध वाक्य पूछ रहा है तो 3 वाक्य कैसे होंगे? शुद्ध होंगे, तो एक अशुद्ध हो जाएगा। एक प्रश्न तो ये बनता है, और एक दूसरा प्रश्न बनता है। दूसरा प्रश्न कैसा बनता है? ये तो एक शुद्ध वाक्य और अशुद्ध वाक्य पूछने का बनता है। दूसरा प्रश्न बनता है जिसमें वो वाक्य शुद्धि का प्रकार पूछता है, या वाक्य अशुद्धि का, यानी वाक्य में अशुद्धि का प्रकार, वाक्य में अशुद्धि का प्रकार कौन सा है? जो वाक्य में हमने पढ़ी, जैसे सर्वनाम की अशुद्धि, फिर कारक की अशुद्धि, फिर वर्तनी की अशुद्धि, फिर देखिए वचन की अशुद्धि, फिर लिंग की अशुद्धि, फिर क्रिया संबंधी अशुद्धि, फिर विशेषण की अशुद्धि। ये कुछ अशुद्धियाँ हैं। इन अशुद्धियों को अगर हम अच्छी तरह से समझ पाए, सीख पाए और पहचानना सीख गए तो अपना वाक्य गलत नहीं होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब। सभी विद्यार्थियों का पुनः हिंदी व्याकरण की इस कक्षा में स्वागत है। आज का अपना हिंदी व्याकरण का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम पढ़ेंगे वाक्य की संरचना क्या है, वाक्य में किस किस प्रकार की अशुद्धि होती है, और परीक्षा में वाक्य अशुद्धि के किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप मेरे साथ इस कक्षा को पढ़िए और अपना मूल्यांकन कीजिए। हम बहुत जल्दी इस कक्षा के बाद 50 महत्वपूर्ण जो है उदाहरण लेके आएंगे और उसको सॉल्व करना सीखेंगे। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास।